हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएसएस जो कि बायोलॉजी सैंपल सॉल्यूशन है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं समझ सकता हूँ मेरी वीडियोस लेट आती हैं, लेकिन आने के साथ साथ आपको कुछ अच्छा देखे जाती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि मैं कह सकता हूँ, आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रिविजन क्लासेस की बात की है। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट रिवीजन करवाएंगे आपके हर एक चैप्टर का, और ये बायोलॉजी चैप्टर का है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये आईसीएससी क्लास 10th का ही है। तो हम आईसीएससी क्लास 10th के बायोलॉजी के वो पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेल साइकिल एंड सेल रिवीजन। वैसे रही बात, पहला चैप्टर तो सेल के बारे में, तो वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जो बात करेंगे आज वो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट शुरू करते हैं आज के वीडियो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, चैप्टर को जो चैप्टर का नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की। डोंट वरी, मैंने जो रिवीजन लाया हूँ ना, ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही क्रिस्प है, जिससे आपको कहते हैं ना क्रिस्प, खाने में मज़ा आ जाएगा, पढ़ने में मज़ा आ जाएगा कि आपको हाँ बहुत नहीं पढ़ना पड़ा, लेकिन आपने थोड़े में ही बहुत सारा काम चला लिया। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन में हर किसी को पता है सेल डिवीजन होता क्या है। सिंपली आपके पास एक मदर सेल होगी, मदर सेल से आपको दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ओके, तो ये दो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगी? हमारे पास इसके लिए दो अलग अलग प्रोसेस हैं। तो एक प्रोसेस है आपका माइटोसिस, एक प्रोसेस है आपका मियोसिस, जहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। ओके, तो ये एम मैंने लिख दिया, ये मियोसिस हो गई। तो सेल जब डिवाइड होगा तो दो स्टेप से डिवाइड होगा। पहला हो गया आपका ये पहला हो गया आपका माइटोसिस, दूसरा हो गया आपका मियोसिस। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली दैट इज मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इनके टाइम पे होता क्या है ये देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ये जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हुए ना, ये बहुत बहुत ही ध्यान से याद रखना और जरूर लिख के आना अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सेल डिवीजन। ओके, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन होगा क्या? सेल ग्रोथ होगा, आपके सेल्स का ग्रोथ होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? फॉलोड बाय डिवीजन, आपके जो डीएनए है उनका भी रेप्लिकेशन होगा, आप कह सकते हो डुप्लीकेशन होगा। और आपके साथ साथ जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड होगा। और फाइनली एट द लास्ट में क्या होगा? आपका जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक मतलब आपका जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो ही जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? क्या? सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है। तो आप कह सकते हो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। कैसे होती है? कोऑर्डिनेट मैनर में। तो इसमें जो सेल डिवाइड्स होते हैं वो करेक्टली, एंड जीनोम्स ऑफ द प्रोजेनी सेल्स रिमेन इंटैक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जीनोम्स होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो अब ये कहो कि जीनोम्स में चेंज होता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होते हैं। अब ये कहो कि फादर बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है और बच्चा जो है वो उसकी शक्ल कुछ और ही हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। ऐसा इंटैक्ट का मतलब होता है एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप सेल साइकिल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये आपका सेल साइकिल है। आप सब सेल साइकिल में सबसे पहला जो ग्रोथ फेज आता है उसे G1 फेज कहते हैं। उसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन फेज आता है उसे एस फेज कहते हैं। और आपका जो G2 फेज है उसे कहते हैं प्रिपरेशन फॉर दी माइटोसिस। यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है आपका माइटोसिस डिवीजन। तो इसी चीज को कहते हैं G2 फेज। उसके बाद ये जो एम फेज वाला सेक्शन है ना, इस एम फेज में आपको जहाँ पे माइटोसिस होती है तो उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारे फेजेस होते हैं। ये सारे फेजेस आपके इसमें प्रोसेस होते हैं, तब जाके सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइटोसिस की एकदम क्रिस्प वे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि माइटोसिस क्या है। तो सिंपल माइटोसिस क्या है? एक सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है, लीडिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सीज, जस्ट वेट अ सेकेंड। यहाँ पे होगा क्या? आपका डेवलपमेंट भी होता है एंड सीन इन वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली अगर माइटोसिस पूछो तो क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनमें ग्रोथ का होगा, डेवलपमेंट होगा। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, उनके बॉडी में होता है सेल्स ऑफ द बॉडी, उनके अंदर ये देखने को आपको मिल जाएगा। और माइटोसिस के टाइम पे होता क्या है? माइटोसिस के टाइम पे होता क्या, जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में, जैसा कि मैंने कहा, एंड विच आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट ऑल्सो टू दी पेरेंट सेल्स।
आइडेंटिकल टू ईच अदर बट ऑल्सो टू द पेरेंट सेल्स का मतलब हो गया कि जैसे ही वो दूसरे एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, उसी के साथ साथ वो अपने मदर से भी, मदर या पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल होते हैं। तो इसी वजह से जो माइटोसिस है, इसे क्या क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि ये है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये भी इक्वली डिवाइड हो गया और ये भी आपका इक्वली डिवाइड हो गया, तो इसे कहा जाता है इक्वेशनली डिवीजन। तो इसी को माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। एज बोथ द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी सेल्स हैव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ हाफ होंगे। मैंने कहा कि अगर प्रोजेनी में 46 है, 46 है, तो अगर इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो दोनों में कितने आएंगे? 43 सॉरी 23 पेयर्स, 46 का हो या 23 की, तो इक्वेशनल डिवीजन होगा, हाफ हाफ आएंगे। अब हाफ हाफ आने का मतलब नहीं है कि एक में 23 रह गया, दूसरे में 46 हो गए, नहीं, वो तो मदर और फादर दोनों से मिलके होंगे ना 46। ठीक है, तो अब बहुत ही ज़्यादा चलते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है? अगला पॉइंट है आपका माइटोसिस के बारे में। हम ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आपने इस चैप्टर के बारे में जो भी कुछ भी पढ़ा है वो आपको क्विक रिवाइज हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या याद किया था, आपने क्या पढ़ा है, वो आपके दिमाग में है या नहीं। तो माइटोसिस के फेजेस की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आपका प्रोफेज, दूसरा होता है आपका मेटाफेज, तीसरा होता है आपका एनाफेज, चौथा होता है आपका टीलोफेज। ये सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस आप शॉर्टकट बना सकते हो पीएमएटी, पीएमएटी ऐसे करके बना सकते हो। अब इसका जो दूसरा फेज है, जैसे कि मैंने कहा सेल डिवीजन का जो दूसरा पार्ट है उसे कहते हैं मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ गैमीट जब होता है तब ही देखने को मिलता है। तो यह सिंपली कह सकते हो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द बॉडी। तो जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बॉडी के, उन्हीं में मियोसिस देखने को मिलेगा। अब जो मियोसिस है वो कंसिस्ट ऑफ 2 सेल डिवीजन। मियोसिस के अंदर 2 सेल डिवीजन कंसिस्ट होते हैं। एक होता है आपका मियोसिस 1 एंड एक होता है आपका मियोसिस 2। ये देखेंगे कैसे होता है, आप समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 में जो इसमें 4 स्टेजेस आती है मियोसिस 1 में। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। एज इट इज, जैसे कि मैंने बात की थी, मियोसिस के स्टेजेस की 4 ही होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इसी को अगर मियोसिस 1 या मियोसिस 2 की बात करें तो आपको वहाँ पे नंबर लगाने की जरूरत होती है। बस आप नंबर लगा दिए, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये आपको समझ में आएगा। अब वो चीज़ें क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है, जो मियोसिस है डिवाइड होता है, जो मियोसिस 2 है उसके में भी सेम वही स्टेजेस है, बट 1 की जगह पे आप 2 लिख देंगे। प्रोफेज 2, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे 2 लाइन बनानी है और ऐसे आपको लिखना है प्रोफेज 2, ऐसे लिखना है 2, और 1 के लिए ऐसे लिखना है आई, रोमन वाला, हाँ, रोमन वाला लिखना, भूलना नहीं। तो ये हो गया 4 स्टेज आपके मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बारे में। अब इन्हीं के साथ साथ अगर जो पहला आपने देखा था माइटोसिस, तो माइटोसिस में मैंने कहा था, क्या कहा था कि आपका जो डॉटर मेन पेरेंट सेल होता है, वो पेरेंट सेल ही डिवाइड हो जाता है आपके किस में? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो देख सकते हो आप, ये आपके, ये जो है आपका ये पेरेंट सेल है, और ये पहले तो डिवीजन जो होगा ना, तो आपके अंदर न्यूक्लियस में होगा। देखो ब्रेक हो गया न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे क्रोमोजोम सेग्रीगेशन होता है। तो क्रोमोजोम सेग्रीगेशन के बाद ये सेग्रीगेट होके अलग अलग बना देंगे, अलग अलग बन जाएंगे, और अलग अलग बनने के बाद इनके पास साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा या सेल डिवीजन होगा। इसके बाद 2 अलग अलग डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यही तो होगा आपका माइटोसिस। बाइनरी फ्यूजन तो सिंपली क्या है, एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई, सिंपल। अब वो कैसे हुई उसको देखने के लिए आपको माइटोसिस समझना जरूरी है। माइटोसिस में देख सकते हो कि हमारे पास कैसा सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है। अभी हम मियोसिस में नहीं जा रहे हैं, हम डिप्लॉइड सेल को ही ले रहे हैं। ये जो डिप्लॉइड सेल है वो आपका एस फेज में जाएगा। एस फेज में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, या कह सकते हो कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इक्वेटर पे। और जैसे ही इक्वेटर पे आते हैं उनका डिवीजन हो जाता है, वो पोल की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे देख सकते हो कि ये क्रोमोसोम आपस में 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। तो अब इसके बाद बीच में इनके फरो बनता है, जिसे कहते हैं सेल फरो। ये जो बना है ये आपका सेल फरो, और इस सेल फरो की ही वजह से सेल का डिवीजन होता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और ये 2 सेल्स अलग अलग बन जाएगी। तो पहली आपकी ये सेल्स, दूसरी आपकी ये सेल हो गई। अगर यही प्रोसेस अगर आपकी मियोसिस में चली जाती तो क्या होगा? मियोसिस में भी सेम एज इट इज एस फेज होगा। तो इस एस फेज में भी इक्वेशनल डिवीजन होगा, इक्वेटर पे आपके क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, सेल फरो बनेगा और डिवीजन होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे 2 सेल नहीं बनते, यहाँ पे 2 सेल से आगे जाके डिवाइड होके वो 4 सेल
बन जाते हैं। कितने सेल? 4 सेल बन जाते हैं। वो फर्दर फिर से गैमेट प्रोसेसिंग होगी, गैमेट का डिवीजन होगा, फिर आगे वो प्रोसेस बनाएंगे और फाइनली फ्यूज होके वो एक जाइगोट बना देते हैं। तो अल्टीमेटली जो इसमें जो सेल बनता है आपका मियोसिस में, लास्ट में एक सेल बनेगा, लेकिन आपके माइटोसिस में 2 सेल्स बनते हैं। अगली बात करते हैं हम डिप्लॉयड कंडीशन की। कभी कभी पूछा जाता है डिप्लॉयड कंडीशन क्या होती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिप्लॉयड कंडीशन क्या है। तो सिंपली याद रखना, डिप्लॉयड मतलब डाई मतलब 2 हो गया, डिप्लॉयड मतलब 2। डिप्लॉयड का मतलब हो गया अगर आपके पास n है, इसको डिप्लॉयड बनाना चाहते हो तो आगे 2 लगा लो, तो 2n को कहते हैं डिप्लॉयड। अब इसमें होता क्या है, ये इसमें जो नॉर्मल कंडीशन होती है ना, जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम 2n कहते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, जिन्हें हम 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा उन्हें क्या कहेंगे? 2n। उसके साथ साथ एक आता है टर्म प्लॉइडी। प्लॉइडी ये एक नंबर है, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो बायोलॉजिकल सेल्स में होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्लॉइडी। हैप्लॉइड सीधा समझ में आता है, हैप्लॉइड में जो वर्ड जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड हाफ। हाफ का मतलब होता है जो भी क्रोमोसोम होगा उसका गैमीट जो भी नंबर होगा वो हाफ होगा। तो यानी अगर 2n है कंप्लीट तो हाफ हो गया उसका क्या? n। समझ में आ गया? उसी के साथ अगर दूसरे की बात करें, जैसे डिप्लॉयड मैंने बात करा, डिप्लॉयड का मतलब होता है नंबर इज मेड अप ऑफ 2 कंप्लीट हैप्लॉइड सेट। अगर यही n, ये हैप्लॉइड 2 बार आ जाए, हैप्लॉइड 2 बार आ जाए तो वो बन जाएगा आपका डिप्लॉयड, मतलब n से बन जाएगा आपका 2n। तो ये सिंपल सी बात होगी आपके डिप्लॉयड कंडीशन की। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गया, ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। अब अगली बात आती है साइटोकाइनेसिस की। आप बहुत सारे पॉइंट्स देख रहे हो, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ आप अगर चाहो ना तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके साथ साथ लेकिन पढ़ भी लेते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है। सिंपली आपको पता है साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीजन। अब कैसे क्या होता है, ये जो साइटोकाइनेसिस होगी वो स्टार्ट होगी आपके माइटोसिस में, इसमें डुप्लीकेशन होता है और फाइनली जाके आपको क्या मिल जाएगा? एक साइटोकाइनेसिस। अब फिर से स्टेप बता देता हूँ। पहला जो प्रोसेस होगा उसमें आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीजन होगा आपके क्रोमोसोम्स का डिवीजन, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, फिर उसके बाद सेल का डिवीजन। इस तरीके से आपका डिवीजन हो जाएगा। और इन्हीं में माइटोसिस के प्रोसेस में ही सेल फरो दिखते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। सेल फरो मतलब ये एक सेल है और ये एक सेल है और डिवाइड होने की कोशिश करी, ये 2 बन जा रही, तो ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को कहते हैं सेल फरो। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ठीक है। तो इसी में क्या बनेगा? सेल्फरो बनेगा। सेल्फरो के बाद ही डिवीजन की प्रोसेस होगी। अब इसमें सिंपली बाइनरी फ्रीजर एक सिंप्लीफाइड वर्जन है माइटोसिस का, जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया था, सिंप्लीफाइड एक वर्जन है उसका। और साथ ही साथ इसमें देखो होते क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिकल। नाम से ही पता चल रहा है होमोलॉगस का मतलब आइडेंटिकल होते हैं, और ये इन ऑल रिस्पेक्ट टू द क्रोमोसोम्स। ओनली द सेक्स क्रोमोसोम आर हेटेरोजाइगस, या तो XX या तो XY, उसी को कहते हैं सिर्फ और हेटेरोजाइगस। बाकी तो इसमें स्टेप्स तो पता ही हैं आपके। इसमें जो इसमें प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस अलोन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है और मियोसिस में जो प्रोफेज होता है, ये दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं। द अदर स्टेजेस आर द सेम, बाकी स्टेज सेम रहेगा, लेकिन प्रोफेज वन प्रोफेज टू मियोसिस और माइटोसिस में दोनों में अलग अलग होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। सेल का अगर डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसे सॉरी सेल का डिवीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर वहीं आपके न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो होप आप ये याद रखोगे। बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अगर ये याद रहा तो आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं। लेट्स सी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। तो पहला है कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है और जो इनकी जेनेटिक स्टेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म में, ये बनी रहती है, बरकरार रहती है। ऐसा कि नहीं कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, नहीं, ये मेंटेन रहती है। इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीजन एंड रिजल्ट इन अ डॉटर क्रोमोसोम दैट आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स क्रोमोसोम। इक्वेशनल हमने क्यों कहा, हमने माइटोसिस को इक्वेशनल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो जो डॉटर क्रोमोसोम्स में होगा वो एकदम बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर होता है। लेकिन अभी उसके साथ क्या होता है, इट प्रोवाइड्स न्यू सेल्स रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ वन। तो माइटोसिस ही वो प्रोसेस है जहाँ पे अगर हमें चोट लग जाती है तो हमारी सेल्स रिपेयर होती हैं, और जो रिपेयर की प्रॉब्लम रिपेयर की प्रोसेस होती है, उसी रिपेयर की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। तो और साथ ही साथ जो आपकी माइटोसिस है किस चीज़ में हेल्प करती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनमें भी ये हेल्प करता है। उसके साथ साथ इट चेक्स ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल बाय इनबिल्ड मैकेनिज्म कॉल्ड चेक पॉइंट। तो जो इनबिल्ड मैकेनिज्म चेक पॉइंट है उसकी हेल्प से ये चेक करता है कि कोई सेल ओवर ग्रोथ तो नहीं कर रही। अगर ओवर ग्रोथ हुआ तो किस चीज़ को लीड करेगा? कैंसर को या ट्यूमर को।
अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस में बेसिक्स क्या है? तो मियोसिस जो होता है उसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बट द मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन division. So this is very important, keep in mind, and either you can just note it down anywhere so you can able to remember it. The basic of meiosis is called as what? Your reductional division. It is seen only in reproductive cells and it's important for the gamete formation. जैसा कि हर किसी को आपको भी पता है, अब स्टार्टिंग में ही बताया, जो मियोसिस की प्रोसेस होगी वो गैमेटिक सेल्स में ही होगी, नॉर्मल सेल्स में नहीं होगी। मियोसिस में दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन साथ ही साथ बात करें मियोसिस 1 मियोसिस 2 में भी चार स्टेप्स हैं। मियोसिस 1 की बात करें, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सॉरी, प्रोफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। अगर 2 में जाओगे 1 की जगह पे 2 लगा दो बस, बिकॉज ये रिवीजन है। याद रखना, रिवीजन के ही तरह पढ़ना, जो भी याद किया है ये आपको रिवाइज करा देगा कि आपने क्या याद किया। अब क्या होगा, बिफोर डिवाइडिंग अ सेल फ्रॉम द सेंटर, बिफोर डिवाइडिंग द सेल, जो कि मियोसिस में जा रहा है, ये सबसे पहले जाता है इंटरफेज में, जहाँ पे जो सेल होता है इंक्रीजेज इन मास, मतलब सेल का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि वहाँ पे सिंपली डीएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से डुप्लीकेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन होगा। अगर ये नहीं होगा तो सेल डिवाइड होने से मतलब क्या, वो डॉटर सेल्स में कैसे बनेगा? इक्वली मैं कह सकता हूँ कि जो क्रोमोसोम डिवीजन है, क्रोमोसोम एक दूसरे में कैसे शेयर होंगे, तो वो ज़रूरी है। इस वजह से सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं और वो इंटरफेस में जाते हैं। और जब जो कि हाउएवर देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड माइटोटिक डिवीजन, तो पहला जो सेकंड दूसरा माइटोटिक डिवीजन है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं आता है। द सेल्स इमीडिएटली एंटर इनटू द सेकंड माइटोसिस। तो उसी के साथ उनका मतलब एक दूसरे की बात करें, अगर माइटोसिस 1 में है और माइटोसिस 2 में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा और सिंपली ऐसे ही अंदर चला जाएगा, मतलब आपके माइटोसिस सेकंड डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया जाए तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का मतलब क्या है? इट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब जो भी एन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उन्हें एन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बनना क्या है? जाइगोट फॉर्मेशन। और नॉर्मली जो कंडीशन होती है जाइगोट फॉर्मेशन की, वो पहले हैप्लॉइड होती है, बाद में कंडीशन रिस्टोर कर ली जाती है एज डिप्लॉइड। मानता हूँ ये रिवीजन है, थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तभी आप जाके हम समझ पाओगे कि चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। ओके, पहला सिग्निफिकेंस होगा आपके ये मियोसिस का। दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इट रिजल्ट्स इन अ वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ये गैमेटिक रिडक्शन है तो इस वजह से वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर्स एंड क्रोमोसोमल फैक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो, क्योंकि इन्वायरमेंट और जेनेटिक मटेरियल दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेरिएशन के लिए। और इसमें क्या होगा, दैट कॉजेस द मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स, इन दोनों की मिक्सिंग होगी और वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तीसरा जो इसका आपका इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, भी ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज बाय इंश्योरिंग दैट गैमीट्स गेट्स ओनली हाफ, गैमीट जो है हाफ हो जाए। अब बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि वो हाफ के बदले एक चौथाई हो गया तो भैया दिक्कत ही है। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो एडल्ट में, एडल्ट ऑफ द स्पीसीज, वो हाफ होते हैं उनके पेरेंट्स के, हाफ हाफ होते हैं उनके पेरेंट्स के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना। अगला है ऑल द 4 क्रोमेटिड्स। अब एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम को डिवाइड करोगे कितने मिलेंगे क्रोमेटिड? 4। ये चारों के चारों क्रोमेटिड जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के, ये अलग अलग डॉटर सेल्स में जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चले जाएं, अलग अलग में जाते हैं। दस नो डॉटर सेल्स आर द सेम जेनेटिकली, डॉटर सेल्स दिखने में डॉटर जैसी रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, बट जेनेटिकली वो सिमिलर नहीं रहते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं क्या? जेनेटिक वेरिएशन। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक वेरिएशन क्या है। और अगला जो इसमें टॉपिक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है? जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, और उनकी डीएनए की पैकेजिंग भी होती है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बना के क्या बनाता है? आपका क्रोमोसोम। डीएनए की जब पैकेजिंग कर देंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो जाएगा तो वो बन जाएगा क्रोमोसोम। अब हर एक जो क्रोमोसोम होता है, अगर पूछा जाए तो वो डीएनए के टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और उसके आसपास क्या है? प्रोटीन, जो प्रोटीन से बाइंड है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। अगर पूछा जाए कि द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय विच प्रोटीन, तो कॉल्ड एज हिस्टोन, एंड सपोर्ट करता है उसके डीएनए के स्ट्रक्चर को भी। ओके, या तो अगले की बात करें, अगला है क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ
50% ऑफ प्रोटीन एंड 50% ऑफ डीएनए। तो जितने भी क्रोमोसोम्स बनते हैं वो 50% डीएनए होता है, 50% प्रोटीन होता है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बने होते हैं मल्टीपल्स मेनी क्रोमेटिन थ्रेड्स के, छोटे छोटे थ्रेड्स मिलकर आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं। और हर 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 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन होता ही है। अगर डीएनए नहीं होगा तो क्रोमोसोम में इन्फॉर्मेशन की आएगी कहाँ से? इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन दोनों। सॉरी, कहाँ चला जा रहा है ये? ओके ओके, चलो अगली बात करते हैं। तो अगला जो है आपके पास जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, इनके पास क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। सोमेटिक का मतलब क्या? जो आपकी स्किन दिख रही है ना, ये, हाँ यही वाली, हाथ के ऊपर वाली जो आप देख रहे हो ना, उसी को कहते हैं सोमेटिक। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम क्या, सोमेटिक। ठीक है, तो ये बात करते हैं, ये 46 क्रोमोसोम्स हो गए अगर सोमेटिक सेल्स की बात करेंगे। ये अगर हम गैमेटिक सेल्स की बात करते हैं तो गैमेटिक सेल्स में क्या होगा, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिनट देना बस, हाँ। तो उसमें क्या मिलेगा हमें, 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। तो टोटली अगर बात करें 44 ऑफ आवर क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है, हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं 22 की अगर बात करें तो 22 पेयर्स की क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स हैं। तो उन 44 क्रोमोसोम्स में से, एक मिनट रुकना, उन 44 क्रोमोसोम्स में से अगर हम बात करें 22 की, ये अगर हम 22 पेयर्स की बात करें तो ये 22 पेयर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स बेसिकली जो होते हैं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जबकि दो और जो अलग जो टू पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डॉटर होगा या जो भी सन होगा उसका जो डिटर्मिनेशन होगा ऐसी दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम से हो जाएगा। तो अब इनमें क्या होता है, ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। जीन्स क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, एंड दैट एक्ट एज ब्लूप्रिंट और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल्स। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आपके जीन्स में होंगे, या सिंपली कह सकते हो जीन्स दैट एक्ट एज ब्लूप्रिंट, जो कि एक मैप लेके चलता है कि जो भी फॉर्मेशन होगा, सेल का डिवीजन होगा, ग्रोथ होगा, वो किस हिसाब से होगा, वो सब कुछ आपके जीन में देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं, इसी के साथ साथ जो आपका अगला है वो है क्रोमेटिन की बात करेंगे। तो क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है? क्रोमेटिन सिंपली मीन्स व्हाट, ये एक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ये क्या होता है, फाइनली कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर बनाता है क्या, आपका क्रोमोसोम। ये कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम पे। और मेनली इसकी बात करें तो इनके अंदर डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन है उसको कहते हैं क्या हम, हिस्टोन। ये क्या हो गया, किसकी बात होगी, क्रोमेटिन की। दूसरी बात करते हैं क्रोमेटिड की। तो क्रोमेटिड की अगर बात करें तो इसका मतलब हो गया, अ क्रोमेटिड इज वन हाफ ऑफ टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिड जो होता है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं उनका आधा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम अगर रेप्लिकेट होने के बाद आधे हो जाए, ऐसे आधे हों चाहे ऐसे आधे हों, तो उनका जो हाफ पार्ट है, जो आइडेंटिकल कॉपी है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्रोमेटिड्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। कभी कभी क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर में हमें कंफ्यूजन आता है। तो सेंट्रोमियर की बात करें तो ये एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट है जिसमें दो क्रोमेटिड आपके एक दूसरे के साथ आके ज्वाइंट हो जाते हैं, उन्हीं पॉइंट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पॉइंट है, और यहीं से आपका क्रोमोसोम, जैसे ये चार क्रोमेटिड्स आपको दिखे, तो ये आगे कहाँ जुड़ गए, बीच में। तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, यही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर। तो अगले की बात करें तो अगला है यहाँ पे आपका जीन। जीन सिंपल आपको पता है, जीन एक डीएनए का पोर्शन होता है या पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसके पास एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो किसी चीज को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सिंपली कह सकते हो कि जीन्स आदि सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। और ये जो जीन्स होते हैं, इनका जो सेपरेट एंटिटी होती है, ये डिपेंड करती है कि पोजीशन क्या है सेंट्रोमियर की। उस हिसाब से आप अपने जीन या क्रोमोसोम का शेप हम डिटरमाइन या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जैसा कि देख पा रहे हो, ये है आपका क्रोमोसोम पहला। दूसरा आप देख पा रहे हो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका क्रोमेटिन। और बाकी जो ये तीसरा देख रहे हो, ये फाइनली जो बन के निकल रहा है, ये डीएनए बन के निकल रहा है। समझ गए? चलो, तो अगली बात करें, जो क्रोमोसोम होते हैं ये कितने किससे बने होते हैं, दो क्रोमेटिड से मिलके बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो क्रोमेटिड से मिलके बनते हैं। ये जो दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमियर।
और जो क्रोमेटिड सेपरेट होता है एक दूसरे से माइटोसिस के स्टेप के टाइम पे टू फॉर्म अ न्यू क्रोमोसोम। ये जब डिवाइड होगा, ऐसे डिवाइड होगा माइटोसिस के टाइम पे, तो क्या बनेगा, 2 नए क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके साथ साथ अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होता है ये मेक अप ऑफ अ क्रोमोसोम होता है जो डिस्पर्स्ड हो जाता है एज क्रोमेटिन में। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होगी आपके क्रोमोसोम के बारे में। और साथ ही साथ थोड़े से और पॉइंट्स बात कर लेंगे। तो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कैरियोटाइप, इज इट्स कैरियोटाइप। जो कंप्लीट सेट होगा तो ये कैरियोटाइप कहलाता है, मतलब क्योंकि ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसीलिए। अब समझ लेते हैं कैरियोटाइप्स का क्या होता है। कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन फीमेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर हम कैरियोटाइप ऑफ फीमेल की बात करें तो उसके अंदर 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे एंड 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होंगे। ओके, एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होगा। ये हम कैरियोटाइप ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, 23 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज टू 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेगा। ये अगर कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन मेल की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स मिलेंगे और 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर अब हम बात करते हैं डीएनए के, तो डीएनए इन क्रोमोसोम्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का जो बेसिस है वो डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए जो बना होता है ये लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड 2 strands of nucleotides joins and twisted around to form a spiral staircase। उसी को कहते हैं क्या, डीएनए। और जो हमारे डीएनए होता है वो डबल हेलिकल डीएनए होता है, इतना याद रखना। और ईच न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड आपके डीएनए में जुड़ के बनता है तो उसके 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं वो जरा देख लेते हैं हम। तो उसके जो 3 पार्ट हम देखेंगे वो ये है, पहला अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ये जरूर याद रखना, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये डीएनए का बैकबोन होता है। अगला है अ पेंटोज शुगर, उसमें जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसी को ही कहते हैं पेंटोज शुगर। एंड तीसरा जो होती है आपका नाइट्रोजन स्पेसिस। इसमें 4 टाइप के होते हैं, सिंपली 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। इनके अंदर मिला के 4 आते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। एटीजीसी ये कह सकते हो, जी गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन, ये कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो सारे आपके जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीचेस में हेलिक्स का बनाने के लिए, ये डीएनए लैडर लाइक स्ट्रक्चर एक बनाता है। जब बन जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं आपस में, तो डीएनए लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सिंपली द सीक्वेंस ऑफ बेस makes up the genetic code and each molecule of DNA can be subdivided into smaller segments जिनमें कुछ छोटे छोटे thousands of न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर यही फर्दर न्यूक्लियोटाइड फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं सब यूनिट्स में, तो उन्हीं को कहा जाता है आपका क्या, मतलब उसी जो डीएनए के सेगमेंट्स को फर्दर और सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे आगे जाके, जीन। तो समझ में आ गया क्या हो गया। ठीक है, तो अब हर एक जो जीन होता है, ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर एक जो जीन होता है इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो सबके पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कैरिंग होता है। किसके लिए? मेकिंग अ सिंगल काइंड ऑफ प्रोटीन। तो एक ही तरीके के प्रोटीन को बनाने के लिए इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं डेट परफॉर्म मेनी वाइटल फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिंपली जो मसल फॉर्मेशन, बिल्डिंग फॉर्मेशन, बॉडी बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है वो सब के सब किस चीज़ की वजह से होता है आपके, किस चीज़ की होता है आपके, प्रोटीन की वजह से। तो ये रही बात आपके रिवीजन की। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं और रिवीजन के चैप्टर्स लेके आऊँ तो आप कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, तो ये चीज़ रही आपके रिवीजन के सबसे पहले चैप्टर की, जो कि आपका क्या था, क्रोमेटिन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।